नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सीप कैंपस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्रिया शब्दों के बारे में और हमारी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि हम किसी वाक्य को कैसे पहचान पाएंगे कि वो आकर्मक का उदाहरण है या फिर सकर्मक का। यानी हमने आकर्मक और सकर्मक में अंतर पहचानना सीखा था और उसमें मैंने आपको लगभग 20 उदाहरणों के माध्यम से आपको बहुत विधिवत तरीके से समझाया हुआ है और मैंने वहाँ पर आपको कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताया है जिससे आप बहुत आसानी से अंतर कर पाएंगे कि कोई वाक्य आकर्मक का उदाहरण है या फिर सकर्मक का। तो अगर अभी तक आपने उस पिछली वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं और हम कैसे पहचान पाएंगे कि कोई भी वाक्य एक कर्मक का उदाहरण है या फिर द्विकर्मक का। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि एक कर्मक या द्विकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, क्योंकि ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वैसे भी नाम पढ़ करके ही पता चल जाता है कि एक कर्मक यानी एक कर्म वाली क्रियाएं, द्विकर्मक यानी दो कर्म वाली क्रियाएं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। असली मुद्दा है कि आप किसी वाक्य को कैसे पहचान पाएंगे कि वो एक कर्मक है या फिर द्विकर्मक, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि वाक्य में आपको सीधे तौर पर दिखाई देता है कि वहाँ दो कर्म मौजूद हैं, उसके बावजूद वो वाक्य एक कर्मक क्रिया का हो जाता है। तो ये कैसे होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि वाक्य एक कर्मक है या द्विकर्मक, हम इस बारे में जानेंगे और मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कुछ नियमों के माध्यम से समझाऊंगा। आज की वीडियो देखने के बाद कभी भी आपको एक कर्मक या द्विकर्मक में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए कि एक कर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। आप जानते भी हैं कि ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव सिर्फ एक कर्म पर पड़ता है वे एक कर्मक होती हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें सिर्फ एक कर्म मौजूद हो वो एक कर्मक क्रिया का उदाहरण होता है। जैसे रमेश अखबार पढ़ता है, क्रिया है पढ़ता है। अगर क्रिया पढ़ना है तो इस क्रिया को कर कौन रहा है, रमेश कर रहा है, यानी ये हो गया आपका कर्ता। और मैंने आपको बताया हुआ है कि आप कर्म कैसे पहचानेंगे। आप वाक्य में क्या लगा करके प्रश्न पूछिए, रमेश क्या पढ़ता है, जवाब मिलेगा अखबार। तो ये हो गया कर्म और इस वाक्य में सिर्फ एक कर्म मौजूद है, इसलिए ये एक कर्मक है। यहाँ तक आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा वाक्य देखिए, व्यक्ति भिखारी को भीख देता है। यहाँ पर क्रिया हो रही है देने की क्रिया हो रही है। देने की क्रिया कर कौन रहा है, व्यक्ति कर रहा है, यानी ये व्यक्ति आपका कर्ता है और ये है क्रिया। अब दो शब्द बचे, एक आपका ये भिखारी और दूसरा ये भीख। ये दोनों क्या है, तो चूंकि भिखारी के तुरंत बाद को विभक्ति लगी हुई है तो आप जानते हैं कि कर्म की विभक्ति होती है को, यानी जिस भी शब्द के तुरंत बाद को लगा हुआ हो वो आपका कर्म होता है। तो ये भिखारी शब्द हो गया आपका कर्म। उसके बाद एक और शब्द बचा हुआ है भीख। क्या ये भी कर्म है या नहीं, इसको देखिए। अगर हम क्या लगा करके प्रश्न पूछें, व्यक्ति भिखारी को क्या देता है, जवाब मिलेगा भीख देता है, यानी ये भी एक कर्म हो सकता है। अगर ये भी कर्म हुआ तो भिखारी और भीख दो कर्म हो गए। तो अगर पूछा जाए ये वाक्य द्विकर्मक है या एक कर्मक, आप कहेंगे द्विकर्मक। लेकिन यहीं आप गलती कर देंगे, क्योंकि वास्तव में ये आपका एक कर्मक का उदाहरण है, एक कर्मक, और ये भी एक कर्मक। तो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से कि इसमें दो कर्म है, लेकिन फिर भी ये एक कर्मक है। क्यों है, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं द्विकर्मक के बारे में। इतना तो आप समझ गए, अगर एक कर्म मौजूद है तब वो एक कर्मक क्रिया होगी। जैसे रमेश अखबार पढ़ता है, मोहन गाना गाता है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। इस तरह के उदाहरण जहाँ पर सिर्फ एक कर्म हो वो एक कर्मक है। अब बात करते हैं अगर द्विकर्मक की, तो ऐसे वाक्य जिसमें दो कर्म मौजूद हों या ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया का प्रभाव दो कर्मों के ऊपर पड़ रहा हो वो आपकी द्विकर्मक क्रिया होती है ना। सिर्फ दो कर्म नहीं, एक से अधिक कर्म हो तो 2, 3, 4 कितने भी कर्म हो सकते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिसमें एक से अधिक कर्म मौजूद हों या फिर ऐसी क्रिया जो अपना प्रभाव एक से अधिक कर्मों पर डालती हो
वो द्विकर्मक होती है, या इसको बहुकर्मक भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हिंदी में दो प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो द्विवचन को हम बहुवचन भी कहते हैं, इसीलिए द्विकर्मक को बहुकर्मक भी कहा जाता है। चलिए, तो एक बात तो ये हो गई कि वे सकर्मक क्रियाएं जो अपना प्रभाव एक से अधिक कर्मों पर डालती हैं, या ऐसे वाक्य जिनमें एक से अधिक कर्म मौजूद हों, वो द्विकर्मक है। दूसरी चीज़, वे क्रियाएं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनका पूर्ण अर्थ स्पष्ट करने के लिए कम से कम दो कर्म की आवश्यकता होती है, यानी सिर्फ एक कर्म से पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाएगा वाक्य का, उसके लिए कम से कम दो कर्म होने चाहिए, वो आपकी द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे महिमा ने राकेश को गाना सुनाया। अगर बात की जाए इसमें क्रिया की, कि इसमें क्रिया क्या है, आप कहेंगे इसमें सुनाया शब्द है क्रिया। अगर सुनाया क्रिया है तो इस क्रिया को कौन कर रहा है? महिमा कर रही है, तो ये हो गई कर्ता। वैसे भी ने विभक्ति से ठीक पहले वाला कर्ता होता है। तो अगर ये कर्ता है, ये क्रिया है, तो ये राकेश शब्द और गाना, ये दोनों क्या हैं? तो ये कर्म हो सकते हैं, पर चेक करते हैं। को से ठीक पहले का शब्द कर्म होता है, आप जानते हैं, तो एक कर्म तो हो गया ये। दूसरा शब्द है गाना, क्या ये भी कर्म है? चेक करने के लिए महिमा ने राकेश को क्या सुनाया, जवाब मिलेगा गाना सुनाया, तो यानी ये भी कर्म है। अभी हो गए दो कर्म, इसलिए ये आपका द्विकर्मक का उदाहरण है। उसी तरीके से पुलिस चोर को पकड़ती है, इसमें पुलिस आपकी कर्ता है, चोर हो गया कर्म, और पकड़ती क्या है? क्रिया है। यहां आप देखिए सिर्फ एक कर्म मौजूद है, इसलिए ये आपका एक कर्मक का उदाहरण है। ये आपका एक कर्मक क्रिया है, ये आपका दो कर्मक नहीं है। उसी तरीके से अगर देखिए राजा मोहन के साथ आम खाता है, तो यहाँ क्रिया हो रही है खाने की, और खाया कौन खा रहा है? राजा खा रहा है, यानी राजा कौन है? कर्ता है। अब एक शब्द है मोहन और दूसरा है आम। अगर बात की जाए कि राजा मोहन के साथ क्या खाता है, जवाब मिलेगा आम खाता है, यानी आम शब्द आपका एक कर्म है। उसके बाद ये मोहन भी एक कर्म है, क्योंकि अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो आप क्या लगा करके प्रश्न पूछते हैं, लेकिन अगर वहीं कोई सजीव वस्तु है या कोई सजीव है तो वो कर्म है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए आप किससे शब्द लगाते हैं या किसके लगाते हैं। तो आप कहेंगे राजा किसके साथ आम खाता है, जवाब मिलेगा मोहन के साथ, यानी मोहन भी आपका एक कर्म है। तो यहाँ पर दो कर्म है, तो ये हो जाएगी आपकी द्विकर्मक क्रिया। ये है आपकी द्विकर्मक क्रिया। ये तो बात हो गई एक कर्मक और द्विकर्मक की। अब जो हमारी द्विकर्मक क्रिया है, इसमें कुछ बातें और जान लेते हैं। जब मैंने आपको कहा कि द्विकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं, तो इसमें एक होता है मुख्य कर्म और दूसरा होता है गौण कर्म। इसको भी पहचान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि दिए गए उदाहरण में जो रेखांकित कर्म है वो मुख्य है या गौण है। तो कई बार यहाँ से प्रश्न आ जाता है, तो इसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जिनकी मदद से आप बहुत आराम से पहचान पाएंगे कि जो कर्म है वो मुख्य है या गौण है। देखिए कैसे। सबसे पहली बात, जैसे ही कर्म हुए दो, एक हो गया मुख्य, दूसरा हो गया गौण। अब मुख्य कौन सा है, गौण कौन सा है? अब यहाँ मैं आपको 6 पॉइंट्स बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। जो हमारे दोनों कर्म होंगे उनमें हमेशा एक सजीव कर्म होगा, दूसरा निर्जीव कर्म होगा। जैसे महिमा ने राकेश को गाना सुनाया, एक राकेश भी कर्म था, गाना भी कर्म था, सजीव निर्जीव। राजा मोहन के साथ आम खाता है, मोहन सजीव कर्म, आम निर्जीव कर्म। तो हर एक द्विकर्मक क्रिया में एक सजीव कर्म होगा, एक निर्जीव। तो जो आपका निर्जीव कर्म होगा वो हमेशा मुख्य कर्म होता है, यानी निर्जीव कर्म हमेशा मुख्य कर्म होगा। यानी यहाँ पर गाना
और इसमें आम, ये दोनों आपके निर्जीव कर्म होंगे। और जो सजीव कर्म होगा वो आपका गौण कर्म कहलाता है। सजीव वाला हमेशा आपका गौण कर्म होता है, यानी इसमें ये राकेश और इसमें मोहन, ये गौण कर्म है। ये हो गई दो बातें। आप चाहे इस बात को याद कर लीजिए कि मुख्य कर्म निर्जीव होता है, या फिर याद कर लीजिए कि गौण कर्म सजीव होता है। दोनों में से कोई एक भी याद रह गया तो आप आराम से पता कर लेंगे कि कौन सा मुख्य है कौन सा गौण है, क्योंकि अगर एक मुख्य है तो दूसरा अपने आप गौण होगा, या एक गौण है तो दूसरा अपने आप मुख्य हो जाएगा। चलिए तीसरा पॉइंट, मुख्य कर्म, जो हमारा मुख्य कर्म है वो हमेशा विभक्ति रहित होता है। आपने अगर कारकों के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते हैं, या जब आप वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि जो हमारे निर्जीव चीज़ें होती हैं उनमें किसी तरह की विभक्ति नहीं लगती। तो ऐसा कोई भी कर्म जिसके साथ विभक्ति नहीं लगी हुई है वो आपका मुख्य कर्म हो जाएगा, क्योंकि विभक्ति उसी के साथ नहीं लगेगी जो निर्जीव होगा। तो जिसके साथ विभक्ति नहीं है वो मुख्य कर्म है, और जिस किसी के साथ भी को विभक्ति लगी हुई है वो आपका गौण कर्म हो जाएगा, क्योंकि को विभक्ति सिर्फ सजीव कर्म के साथ लगती है। जैसे राकेश को मोहन के साथ है, लेकिन अगर यहाँ दूसरा कोई उदाहरण होता कि राजा मोहन को आम खिलाता है तो मोहन को हो जाता, यानी सजीव के साथ हमेशा को लगता है। तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि कोई कर्म मुख्य है या गौण। उसके बाद आपका जो अगला नियम है वो है कि क्रिया के ठीक पहले जो होता है वो मुख्य कर्म होता है। यानी इसमें बात करें तो क्रिया क्या है, सुनाने की, सुनाया क्रिया के ठीक पहले जो कर्म है वो मुख्य कर्म होगा। सुनाया के पहले क्या है, गाना शब्द है, यानी गाना शब्द आपका मुख्य कर्म है। और जो हमारा गौण कर्म होता है ये मुख्य कर्म से भी पहले होता है, यानी मुख्य कर्म है गाना, तो गाने से ठीक पहले है राकेश, यानी सजीव कर्म, तो ये आपका गौण कर्म है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। इसमें भी ये आपका खाता क्रिया से ठीक पहले है, इसलिए ये मुख्य कर्म है, और इस मुख्य कर्म से पहले है मोहन, तो ये मोहन अगर कर्म है तो ये गौण कर्म है। इन 6 नियमों में से अगर आपको एक भी नियम याद रह गया तो आप बहुत आसानी से पता कर लेंगे कि कोई भी कर्म मुख्य है या गौण है। चलिए, ये तो हो गई आपके मुख्य और गौण कर्म पहचानने की।